अब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे आंसर होगा तो आप आंसर दीजिएगा। सारी क्लास रिकॉर्ड नहीं होंगी, कुछ क्लास हम रिकॉर्ड करेंगे। और जब आपको नहीं पता तो आप सॉरी सर बोल देना, ठीक है। चलिए, ओके सर। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है। जनरली मैं लिख के नहीं पढ़ाता क्योंकि टाइम थोड़ा है, इसलिए मुझे नोट्स पहले से लिखने पड़े आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड में आ सकते हैं। प्री बोर्ड में अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको बोर्ड में प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे और आपका बार बार प्री बोर्ड नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। स्कूल वाले बहुत ही ज्यादा, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि पब्लिक मीटिंग चल रही है, स्कूल वाले बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। अगर आप प्री बोर्ड में एक बार फेल हो गए तो वो आपको बार बार पीटीएम करेंगे आपकी, और आपको बार बार एग्जाम लेके परेशान करेंगे। यस और नो? यस सर। तो हमें Yes, इस sir. मैथ्स को ध्यान से पढ़ना है और जो होमवर्क मिलेगा वो करना है आपको। प्रॉमिस करिए सर, Okay. होमवर्क करेंगे, प्रॉमिस करिए। यस यस सर। यस सर। Yes, यस सर। बस ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। जब आपको कुछ बोलना ना हो तो माइक को ऑफ रखना है आपने, ठीक है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सबको पता होगा, कंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मेटल, अर्थ, प्लास्टिक, रोड, नाइलॉन, ये सब आपको पता होगा मेरे ख्याल से। कुछ कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? no sir. चलिए, No sir. नो सर। वेरी गुड। अब ये चैप्टर जो है इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है? वाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाती है। सब बच्चे अपने हाथों को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर लीजिए जैसे हम नमस्ते करते हैं। अब ऐसे करो धीरे धीरे, अब तेज करो, तेज। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? रुक जाओ। गर्म हो गया। हाथ गर्म हो गए। सर्दियों में ऐसे Yes, करते sir. हैं। Yes sir. तो जब आपके हाथ गर्म हुए, ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ। और इसी तरह आपके एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो देगा जो देगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो लेगा वो क्या बन जाएगा? निगेटिव। नेगेटिव। तो जब आप डोनेट करते हो तो आप पॉजिटिव बन जाते हो, और जब आप कुछ लेते हो तो क्या बन जाते हो आप? निगेटिव। नेगेटिव। Negative. Negative. और हम क्या बनना चाहते हैं? ऐसे कहते हैं ना, बी पॉजिटिव। तो जब भी आप किसी से कुछ मांगते हो तो आप निगेटिव चार्ज ले रहे हो। शिवम जाट, थोड़ी कॉफी पी लो। और जब आप किसी को कुछ देते हो तो आप पॉजिटिव होते हो। इसलिए आप किसी भी धर्म में देख लो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म में ही, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म हो, उसमें डोनेट करने की बहुत बात कही जाती है। डोनेट डोनेट, गरीबों को डोनेट करो। क्यों कहते हैं? जिससे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सारे नोट्स पढ़ लेना आप, ये तो मैंने आपके लिए बनाए हैं बहुत हाथ से, ये रामबाण नोट्स हैं। इन नोट्स को ही हम 1500 रुपए के देते हैं बच्चों को। आपको 1000 रुपए में 16 क्लास, सारा कोर्स और ये नोट्स फ्री मिल रहे हैं। आप मेरा एफर्ट देख सकते हैं कितना है आपके लिए। तो देखिए, जब आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो चूंकि आप डोनेट करोगे तो आपकी लाइन बाहर को निकलेंगी ऐसे। समझ रहे हो बात को? Yes sir. लेकिन जब आप लोगे तो आपकी लाइन अंदर को आएंगी बाहर से। इसीलिए जब आपको कोई कहे कि भाई निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, तो आप बताना अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के, और अंदर की तरफ होंगी। और जो पॉजिटिव होती हैं वो क्या होती हैं? बाहर को निकलती हैं। क्या होती हैं? बाहर को निकलती। बाहर की तरफ. कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो No, सर। sir. No sir. No, sir. ठीक है। अब बताइए मुझे एक बात, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपको एक क्लास के बाद ही बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा बच्चों। इसी क्लास के बाद आपको लगेगा फोड़ दूंगा अब तो मैं, और आपको डर खत्म हो जाएगा एक क्लास के बाद ही। तो चार्ज कैन कांट बी कन्वर्ट जनरेटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन चार्ज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर आप ये कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, जो बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, प्रियांशु और प्रतोष मिश्रा, तो प्लीज सर ऑन है, ऑन है मेरा। तो प्लीज ऑन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है?
हाँ चुप हो जाइए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ये बैच थोड़ा फास्ट चलेगा तो डरिएगा मत। देखो Q बराबर क्या होता है? NE प्लस माइनस, मतलब N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब है इसका? और E का मतलब Number of electrons. 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? Charge on column. कूलम। कूलम। किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होता है दैट इज क्वांटाइज्ड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब ओके। अगर कोई आपसे कहे, ये आदमी आपसे कह रहा है मेरे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे? चल झूठे, चल झूठे। और कोई आपसे कहे ये बंदा आपके पास आया, इसने कहा मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, उसने कहा ओके नाइस, इट मे बी। लेकिन वही बंदा आपसे कहे मेरे पास 30.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, जाओ झूठ बोल रहे हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चलूं आगे? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुनिए, कई बार ऐसा देखा गया है बोर्ड के पेपर में और प्री बोर्ड में भी, कुछ स्कूल ये पूछते हैं कि चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है। सीजीएस यूनिट, तो प्लीज याद रखिएगा ESU, क्या बोलते हैं इसको? ESU यूनिट। Yes, और इसको बोलते हैं स्टैटिक कूलम। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक कूलम। static. Static coulomb. इस बार जो CUT का पेपर हुआ है जिससे आपके एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clear है sir एकदम। ठीक है, Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो क्या बताओगे? AB कूलम। क्या बोलेंगे इसको? AB कूलम। AB coulomb. आई थिंक आप पहली बार पढ़ रहे होंगे चीजें सारी, है ना? आपको नहीं पढ़ाया गया ना स्कूल में चीज? No, sir. No, sir. तो याद No, रखिएगा 1 AB कूलम 10 कूलम के बराबर होता है। सर हाँ सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का क्या मतलब हुआ? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मतलब ये होता है, वैसे तो कोर्स में नहीं है बट मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही था, तो जब कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। उस टाइम उसकी यूनिट को हम कूलम नहीं कह सकते, उस टाइम हम ये बोलेंगे इसकी यूनिट क्या है? AB कूलम। क्या बोलेंगे? AB कूलम। और जब चार्ज स्टेशनरी होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैटिक कूलम। लेकिन बच्चों को बताते हैं शुरू शुरू में 10th क्लास में कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। लेकिन अपनी क्लास के बच्चों से पूछना भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है, तो मेरे ख्याल से 99% बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे आपको। और जब ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपका कोर्स है। वो बात अलग है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको टीचर ही नहीं कहते हैं कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, ऐसा लोराड़ा ले लो, प्रदीप ले लो, नोट्स पढ़ लो। एनसीईआरटी कोई पढ़ता ही नहीं। चलिए आगे चलो। अच्छा, कूलम्स लो तो किसी को ऐसा नहीं होगा बच्चे इसको नहीं पता हो, सबको पता है ना ये वाला लो? यस Yes, सर। sir. Yes, Sir. देखो मैंने लिख दिया क्योंकि आपके पास नोट्स पूरे होने चाहिए, है ना? एक कलेक्शन हो जाएगा आपके पास नोट्स का। तो ये नोट्स प्री बोर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं, इनको बोर्ड में फायदा होगा, बट बोर्ड में कम फायदा होगा, प्री बोर्ड में ज्यादा। ये बैच ही प्री बोर्ड के हिसाब से बनाया। प्री बोर्ड में जो स्कूल के टीचर होते हैं उनकी मेंटेलिटी अलग होती है। प्री बोर्ड का पेपर बोर्ड से भी टफ आता है, प्री बोर्ड की चेकिंग बोर्ड से टफ होती है। मैं पिछले 8 साल से CBSE कॉपी चेक कर रहा हूँ बोर्ड की, सो आई हैव एक्सपीरियंस कि पेपर किस तरह बनते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो बता दोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, sir. में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। और परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? सॉरी, वैल्यू 8.8 by 10 to power minus 12। और ये जो यूनिट है, ये वाली यूनिट, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 1 रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है।
अब बताओ Q1 Q2 की यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, यही आ गई ना। Yes, यस sir. सर। सो Yes, देयर नो नीड, आप बच्चे, मैं देखता हूँ बच्चे खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे रट्टा मारते रहते हैं। नो नीड ऑफ रट्टाफिकेशन, यू कैन इजीली लर्न, यू कैन इजीली लर्न। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आपको टाइम रखवाना है 8 साढ़े 8 बजे का, तो मैं 1 घंटा ही दे पाऊंगा आपको। अगर आप टाइम मानते हो ये 10:30 वाला, तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास नहीं होती कोई। ठीक है, तो मैंने आपके फेवर में सोचा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पढ़ाना ही है। अब चलिए, राम जी। यस बेटा, कुछ पूछना है? किसी बच्चे की आवाज आई थी, पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो। अच्छा एक बात सुनिए, ये तो मैंने नोट्स लिख रखे हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है प्री बोर्ड में कि व्हाट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत आता है, आपने सुना भी होगा शायद। सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप ये वाला लॉ लगा देना, ये वाला, यहाँ वेक्टर लगाना, ये वाला। इसको आप नोट कर लो प्लीज। इसको नोट कर लीजिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे चलूं, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? नो No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो एक बार डेरिवेशन करवा दो तो। ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके सर। और वैसे आपको सच बताऊं तो डेरिवेशन है भी नहीं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिख दिया पूरा। होता ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता होगा, तो उसके ऊपर वेक्टर लगाकर लिख देते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक Sir, है, should we have to write that unit vector? नो नीड, बट इफ यू राइट इट विल बी गुड। Okay, sir. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वियरिंग अ पैंट शर्ट कोट and you also wear a tie, and tie is not compulsory, but you will look better. It's Yes, like sir. Okay. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जब दो फोर्स होते हैं, दो चार्ज होते हैं Q1 Q2, तो उनके बीच के फोर्स को आप बोलते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, पेन को पतला करता हूँ। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन यार एक बात बताना, अगर इस चार्ज के आसपास Q3 Q4 Q5 या Qn डैश डैश करके Qn बहुत सारे चार्ज रखे हों, और हमें इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना हो, तो क्या करोगे जरा बताना, क्या करोगे भाई? सर चार्जेस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे पहले। देखो Force. बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप क्या करोगे, Q1 Q2 का फोर्स निकाल लोगे, Q1 Q3 का निकाल लोगे, Q1 Q4 का निकाल लोगे। डिस्टेंस पता है R1 R2 R3 Rn, और सबको आपस में ऐड कर दोगे। यही करोगे ना आप? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये फॉर्मूला मैंने जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें मैंने इसको जीरो माना है Q0, और इसको क्या माना है Q1, इसको क्या माना Q2, इसको क्या माना Q3 डैश डैश, इसको क्या माना Qn। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई Yes. आपसे पूछे, देखो ये रहा फॉर्मूला, ये मैंने आपकी बुक से लिया डायग्राम, जिससे आपको डर ना लगे। ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है। सो व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अगर आप अपने घर में हो, आपको मान लेते हैं टेस्ट चार्ज, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका वो वाला दोस्त समझ जाओ, या दोस्ती जो भी हो, ये सब Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, और ये डिस्टेंस R01, आप क्या हो जीरो, R01 R02 R03। तो मैं आप, और ये मम्मी आपको कितना प्यार करेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर। पापा आपको कितना प्यार करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर। ऐसे ही सब प्यार करेंगे आपको। लास्ट में आपका असली वाला प्यार 14 फरवरी वाला। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई कितना प्यार करते हैं लोग आपको, तो आप सबको ऐड करके तो बताओगे। यस सर। दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सर इसके अंदर डायरेक्शन भी आएगी।
डायरेक्शन क्या है ये देखो, डायरेक्शन होती है डिपेंड फोर्स की प्लस माइनस के ऊपर। अगर आप जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्यू नॉट ये पॉजिटिव लेते हैं, अब इसके ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो हम देख लेते हैं डायरेक्शन नेट किधर को आ रही है। तो बड़े चार्ज होंगे उस तरफ डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन पूछते नहीं है बोर्ड में। सर यस, इस पे शॉर्ट नोट टाइप आ सकता है। नहीं इस पे आएगा व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स वर्किंग ऑन ए टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वर्किंग ऑन द चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। एंड फिर आपको लिखना पड़ेगा दैट इज एफ इज इक्वल टू या एफ नेट इज इक्वल टू F01 F02 F03 डैश डैश डैश, और डायग्राम बना दें। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. No. No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, No, sir. No, sir. मजा आ रहा नहीं है है सर, पढ़ने में? यस Yes, सर। sir. आज Yes, जरा sir. सात्विक कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसमें आपको डर तो नहीं लग रहा? ये मैंने वही लिखा जो अभी समझाया आपको, देखो पूरा ये जोड़ जोड़ के लिखा। Yes, sir. तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, इसको आप अगर इसको समझ में नहीं आया तो आप ये लिख, मैंने आपको बताया ये वाला, मर्जी है आपकी। इसको इजी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? देखो एफ नेट टू, देखो ध्यान से, F01 F02 F0 कौन हो? आप हो जीरो, टेस्ट चार्ज, और सारे 1 2 3 आपके आसपास के चार्ज हैं। F03 डैश 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 F0n, तो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में आएगा, Q नॉट सब में आएगा। अब क्या बचेगा? Q1/R01 का स्क्वायर, Q2/R02 का स्क्वायर, डैश 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 Qn/R0n का स्क्वायर। ये हो गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। गेटिंग माई पॉइंट? yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. देखो, मजा आ रहा है? चलिए, अब इसमें 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं चार्ज के, ये आपको नहीं करना, ये छोड़ देना है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था किसी और वजह से। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक लिखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला, एक लिखा मैंने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक लिखा मैंने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना बड़ा नहीं है ये, इतना बड़ा नहीं है, ये इतना आसान है। देखो यहाँ पर देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूज होता है गॉस थ्योरम में। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा। Lambda. एक बात बताओ, अगर आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और उसको आपने Q चार्ज दिया, तो लैम्डा होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। कोई डाउट? No, sir. No, sir. नहीं है बेटा। इतना आसान है। चलो अब आप खुद ही आंसर दे दोगे मुझे। देखो बीच में जो बच्चे आते हैं उनको एडमिट नहीं किया जाता है। अब ये 2 बच्चे हैं जो कि, और ये मत करिए, कैप्शनिंग वगैरह मत करिए, इस तरह से आप ब्लॉक हो जाओगे क्लास में से, पता है आपको। देखिए दूसरा सरफेस चार्ज, इस बार आप खुद आंसर दे दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो 1 ईयर बैच वाले बच्चे वो आंसर नहीं देंगे, उन्होंने पढ़ रखा है। देखो एक सरफेस है मेरे पास, इसका एरिया कितना है A, इसको चार्ज कितना दिया Q, बताना। इसका सिंबल होता है सिग्मा, बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया बाय चार्ज। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ओहो कितना आसान, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा Yes. जैसे मैं आपसे बार बार यस और नो पूछ रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, क्या ऐप वाले कोर्स में पॉसिबल है? नो सर। No, sir. इसीलिए वो सस्ता बेचते हैं उसको। मेरे कई बच्चे लिखते हैं सर 3,000 रुपए में सारे सब्जेक्ट पूरे साल, बेटा होगा ही। कई लाख बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कई लाख, आपको पता भी नहीं होता। टीचर को पता ही नहीं कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। जूम कोर्स में टीचर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। कैमरा ऑन रखने का मतलब यही कि आप पढ़ रहे हो इस टाइम। इट्स लाइक ऑफलाइन ट्यूशन, सो डोंट कंपेयर इट विद ऐप कोर्स। जब मैं ऐप, जिस दिन मेरी ऐप आएगी ना, मैं 1,000 रुपए में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा पूरे साल। सोचो 1,000 रुपए, मैं ऐप पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास फंड नहीं है अभी, पैसे की कमी है, बट जैसे ही होगा आई विल लॉन्च, और 1 साल का कोर्स IIT का 1,000 रुपए में लॉन्च कर दूंगा। और बताइए, मेरा सपना यही है कि बच्चे सारे पढ़ लें। अच्छा एक बार बताओ, एक बच्चा आंसर देना। रितेश जो बच्चा है, रितेश काफी स्मार्ट बच्चा लग रहा है मुझे। एक मेरे पास क्यूब है, क्यूब, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया रितेश, और V वॉल्यूम है इसका। बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इसको हम कहते हैं रो। बता जल्दी रितेश कुमार। Sir, Q by V.
ये देखो एकदम बता दिया बच्चों ने। और यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, देख लो कितना आसान है यार। मजा आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Sir. जब इस Sir. चीज को मैंने लिखा तो मैंने बड़ा बड़ा लिखा, देखो इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपको कल सीयूटी का पेपर भी देना है। जरूरी नहीं कि आप सारे बच्चे बोर्ड बैच में भी आएंगे, हो सकता है आप इसके बाद बोर्ड बैच ज्वाइन ना करें, तो आपको नोट्स काम आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर होता है क्या? कोई बता सकता है? Sir, Right. electric field does not give, I think, direction, and field intensity gives direction. डियर फ्रेंड, आपका नाम क्या है? Shimon Road. बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज a vector quantity, so it will be always giving direction. Okay. If there is a vector quantity, you can't say that sometimes it will give direction and sometimes it will not give direction. If someone is beautiful, he or she will be beautiful or handsome. You can't say that, oh, today you are not looking beautiful. Sir, electric field intensity is the intensity of electric field. सच बात। ये कौन सर, तो मान मतलब अरे सर मतलब इसका आंसर तो यही हुआ ना। ये तो मुझे याद आ गई अपने वाइवा की। जब हमारा वाइवा और था एमएससी का, तो हमारे सर ने पूछा व्हाट इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम, तो एक लड़का बोला सर द सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इज नोन एज कम्युनिकेशन सिस्टम। सर पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। बड़े से नजदीक पहुंचे हो, और कोशिश करो। और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? जैसे लड़की रिद्धि रिद्धि कौशिक इतनी शांत बैठी है जैसे कि इसके एग्जाम 2 साल बाद होंगे। अरे बेटा, आज भाई 2 महीने बचे हैं इस साल के। नवंबर दिसंबर Yes, sir. बस, जनवरी में प्रैक्टिकल, फरवरी में पेपर, फर 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 15 फरवरी से आपके प्रैक्टिकल पेपर शुरू हो जाएंगे। 20 दिसंबर को आपकी डेट शीट आ जाएगी, 15 से 20 दिसंबर। कुछ यूट्यूब चैनल कह रहे हैं डेट शीट आ गई, वो फर्जी है, कोई डेट शीट नहीं आई है। जब एग्जाम जानकारी भी डेट शीट आ जाएगी तभी आएगी, समझ लो। रिद्धि बताइए, क्या अंतर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? So electric field, so for a test charge, calculated for a test charge. देखो, आपने फॉर्मूला देखा और आप, लेकिन आपको पता नहीं है इसके बारे में। समझ गए? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ लीजिए। जैसे एक गुंडा है, ये उस गुंडे का एरिया है, और इस गुंडे का नाम है गब्बर सिंह, और ये इस गुंडे का एरिया है। हर गुंडे का इलाका होता है, सुना होगा आपने, ये मेरा इलाका है। तो गुंडा अपना इलाका क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पता है उसके गुंडे का जो इफेक्ट है वहीं तक रहेगा बस। जैसे बिहार का कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, लेकिन उसको गाजियाबाद में कोई नहीं जानता, और अगर वो यहाँ आया तो उसको लोग नहीं डरेंगे उससे। ऐसे ही गाजियाबाद में कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, उसको वहां नहीं जानेंगे लोग। गेटिंग? अब ये जो चार्ज है ना, ये है एक चार्ज क्यू। गुंडा गब्बर सिंह चार्ज है, और इसके आसपास एक एरिया है जहां पर आप किसी टेस्ट चार्ज को लाओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स। मान लो फोर्स कितना है? एफ, और टेस्ट चार्ज कितना है? क्यू। तो बच्चों, जितने स्पेस में इसको फोर्स फील होगा, टेस्ट चार्ज कौन है? ये टेस्ट चार्ज, यानी कि आम आदमी। ये आम आदमी हमारे जैसा। तो अगर आपको किसी गुंडे की स्ट्रेंथ चेक करनी हो, तो आप उसके पास एक बहुत ही वीक आदमी को भेजोगे पिटने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी को? जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग। Strong. Strong आदमी को। वीक नालायक हो। अगर, अरे भाई, अगर स्ट्रॉन्ग भेजोगे वो तो उससे लड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा उसका फील्ड कितना है, उसका फील्ड कितना है। उसका तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। अगर आपको किसी की स्ट्रेंथ चेक करनी हो, उसके पास बहुत वीक आदमी को भेजो, तो आप, क्योंकि उसके पास तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं टेस्ट चार्ज के, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल किसकी वजह से पता है? क्यू की वजह से। अगर आप एक और बड़ा चार्ज भेज दोगे, उसका तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फिर। तो आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा किसका है? सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, सो इट इज गिवन बाय E is equal to F upon Q naught. Means electric field is defined as the force acting per unit test charge. और अगर आप भूल जाओ तो आप लिख देना electric field is the space around a charge in which any other test charge will experience a force of attraction or repulsion. सुनिए, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आप जा रहे हो कहीं, ट्रेन में आपको कोई मिला, कोई इंसान मिला, और आप उससे इंप्रेस हो गए,
और जब तक आप ट्रेन में थे आप उसी देखते रहे, उसकी बातें सुनते रहे। लेकिन जैसे आप ट्रेन से उतरे थोड़ी सी उसकी मेमोरी कम हो जाएगी, फिर घर गए और कम हो जाएगी, फिर आप अपने घर वालों से मिले और कम हो जाएगी, फिर आप स्कूल गए और कम हो जाएगी, फिर थोड़े दिनों बाद यूटी आया या प्री बोर्ड आए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो यानी कि किसी चार्ज से हम जितनी दूर जाते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाता है। इसी तरह किसी चार्ज के आसपास जो स्पेस होता है उसी स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और सुनिए, ये चार्ज Q और ये चार्ज Q नोट, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच का फोर्स होगा 1/4πε0 Q नोट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया? 1/4πε0 Q अपॉन R square. न्यूटन पर कूलम। ये खड़खड़ किसकी हो रही है? माइक ऑफ रखिए अपना प्लीज। क्लियर हो गया? सो भाई और बहन, Yes, sir. देखिए Yes, मैं sir, आपके हो लिए गया। 2 डेफिनेशन दे दी। अगर आपको समझ में आ गया तो लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। F की वैल्यू रखने पर Q नोट कट जाएगा, फॉर्मूला बचेगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर आप सब कुछ भूल जाओ, एग्जाम में होता है ऐसा, कभी कभी होता है, तो आप लिखना electric field is the space around a charge in which any test charge will experience a force of attraction or repulsion. Attraction repulsion क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा, और इनमें से एक निगेटिव हुआ तो क्या होगा? अट्रैक्शन। Attraction. क्लियर समझ में आ रहा है सबको? तो ये मैंने यहाँ पर देखो, Yes, sir. अब देखो मैं कितने छोटे डेरिवेशन करता हूँ। मैंने इतने छोटा डेरिवेशन कर दिया इसका, और यहाँ पर मैंने पूरा डेरिवेशन दे दिया आपको। ये पूरा डेरिवेशन मैंने यहाँ पर छोटा सा कर दिया, और ये पूरा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। आपकी मर्जी, आप किसी को देख लो। सोचो मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, मैंने पेज भी नहीं पलटा, और मैंने ही सोल्व कर दिया इसको। और यहाँ पर क्या है ये, और आप ही समझ सकते हैं कि अनुराग सर देख के नहीं पढ़ाते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल Q, यहाँ पर लिखा हुआ स्मॉल q। तो ये दोनों हैं, आप आपकी मर्जी है जो आप देखो। अच्छा एक बात बताओ यार, ये क्या है भाई? कौन बताएगा ये क्या चीज है ये? एनीबॉडी? सर रिलेशन। Sir, graph है ये. किसका Hyper- ग्राफ है, किसका रिलेशन है? कौन बच्चा बताए? Electric field intensity. Sir, electric field or distance between the charges. वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड। जैसे रिद्धि को डांट पड़ी, रिद्धि की मम्मी ने सुन लिया कि सर इसे डांट रहे हैं, एकदम रिद्धि का दिमाग एक्टिवेट हो गया। पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, देखो दिमाग एक्टिवेट हो गया एकदम से। बच्चों ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? जो मैंने बताया था ना, आप ट्रेन में किसी से मिले, आपको इंप्रेस हुए उससे, फिर आप दूर चले गए, तो ये ग्राफ बता रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी तेजी से कम होने लगती है। देखो जब आप उसके पास थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हाई था आपका, देखो ओ भाई, और जैसे ही थोड़ी डिस्टेंस बढ़ी, देखो ओहो, जरा सी डिस्टेंस बढ़ने से कितना डाउन हो गया। देखो ये देखो, यहाँ पर डाउन हुआ इतना, और यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ी इतनी। अब यहाँ पर देखो, ओ माय गॉड, डिस्टेंस बढ़ी इतनी, डाउन हो गया इतना, माय गॉड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। समीक्षा रंजन, निन्नी आ रही है? निन्नी आ रही है छोटे बच्चे को? नहीं सर. मम्मी से बोलो कॉफी पी लें, कॉफी बना दो आपके लिए, चाय पी लो, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो बच्चों जब आप किसी चार्ज से दूर जाते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है, और उसकी ग्राफ की शेप इस तरह आती है। प्रॉमिस करिए भैया, याद रखेंगे इस शेप को, प्रॉमिस करिए, एग्जाम में आ सकता है। Yes, sir. अच्छा यार, टीचर बहुत चालू होते हैं। टीचर क्या करेगा, ग्राफ दे देगा आपको 4, और कहेगा बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ है विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। तो पहचान लोगे? यस सर। Yes sir. Yes, sir. हाँ, Yes sir. पक्का ना? यस सर। Yes, sir. चलिए भाई, फिर तो Yes, बहुत अच्छा, sir. अगर आप पहचान चुके तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये कुछ नहीं करना। हाँ, ये जो ये वाला टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बहुत सारे चार्ज हो, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब टेस्ट चार्ज तो एक ही Q नोट, पर उसके आसपास बहुत सारे चार्ज रखे हैं, मतलब एक शरीफ आदमी के आसपास बहुत सारे, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपस में जोड़ देंगे,
तो इसको आप कह सकते हो इट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम आपके ऊपर तार से कैसे लटके पड़े हैं? करंट वरंट का चक्कर तो नहीं है कुछ? सर एक चार्जर है सर। मोबाइल फोन चार्ज नहीं है आपका? बेटा देखो, Completely क्लास में पहले से चार्ज कर लिया करो। मैं ये नहीं चाहता कि आप चार्जर लगा क्लास लो, क्योंकि उससे आपको करंट भी लग सकता है। आजकल ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां पर चार्जर ऑन अगर आप यूज कर रहे हो तो फट गया मोबाइल फोन। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस तरह यूज ना करें, चार्ज कर लें पहले से। चलिए नेक्स्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा ये बताओ भाई, एकदम बता देना एक सेकंड में। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलेंगी, अंदर को? बाहर बाहर बाहर। को पॉजिटिव चार्ज की बाहर इलेक्ट्रिक को। लाइन बाहर को निकलेंगी, अंदर को? अंदर आउटवर्ड आउटवर्ड याद अंदर। कैसे रखेंगे? पॉजिटिव मतलब अच्छा आदमी, आउटवर्ड यस सर। बाहर ले को। लो ले लो ले लो। यस सर। निगेटिव मतलब बुरा आदमी, राम नाम जपना, पराया माल अपना, दे दो दे दो दे दो, दे दो, निगेटिव। लेकिन अगर दोनों चार्ज आसपास रख दिए भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिए, तो रिपल्शन होगा। ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, थोड़ी देर बाद ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक दूसरे की चोटी पकड़ पकड़ के लड़ेंगी। और अगर एक लड़का एक लड़की बैठे हो तो भाई मतलब थोड़ा समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? देवांग इमोशनल क्यों हो गए इस बात से? मैंने कहा एक लड़का एक लड़की बैठे हैं, सो इमोशनल हो गए। बताइए, नथिंग सर। श्योर यू आर नॉट इमोशनल? अरे पापा मम्मी आसपास बैठे हैं तो भी ज्यादा मजाक नहीं कर रहा, चलो ठीक है। तो एक माइनस एक प्लस होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह बिहेव करेंगी, और प्लस प्लस होने पर करेंगी। और ये दो इंडिविजुअल हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने को आ सकता है। पारितोष मिश्रा, कैमरा ऑफ है, खड़खड़ करे जा रहे हो, हटा दो क्लास से आपको? कैमरा ऑफ करके रखते हो, कैमरा ऑन करो अपना। भैया आपको पारितोष मिश्रा दिख रहा है? बच्चों सबको दिख रहा है पारितोष मिश्रा? नो सर। संयम का कैमरा भी ऑफ है। संयम, क्लास से हटा दूंगा सारे बच्चों को जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। अब ऑन है? नहीं भाई साहब, ऑन है सर। एक काम करिए, एक बार जाकर दोबारा आइए, हम आपको एडमिट कर लेंगे, ठीक है? क्लास लीव करिए और दोबारा आइए, दोबारा आ जाइए। एक्सक्यूज मी सर। संयम आपका कैमरा ऑन नहीं है? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम अगर होगी तो क्लास में नहीं रह पाओगे आप, आपको नेटवर्क ठीक करना है अपना। चलिए नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। सर इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है जो आपने सामने भी दिखाया था, पॉजिटिव और हाँ। नेगेटिव इमेजिनरी लाइन से? वेरी नाइस। कौन बच्चा है, नाम बताओ? इतना अच्छा सवाल सर पूछा। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शर्मा, क्या बात है। ये होती है इंटेलिजेंट बच्चे की पहचान। देखो, इसने पूछा कि सर क्या सवाल बन सकता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं क्वेश्चन दूं, शो द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ डाइपोल, तो इस सवाल को सुनकर ज्यादातर बच्चों को चक्कर आ जाते हैं। लेकिन मेरे पढ़ने वालों, भाइयों बहनों, यस सर। डाइपोल क्या होता है? माइनस और प्लस चार्ज का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन करा गया कि शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ डाइपोल, तो आप कौन सा डायग्राम बनाओगे? ये वाला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या वो कहेगा विच ऑफ द सर फॉलोइंग। क्योंकि बताइए, पूछिए पूछिए। सर क्योंकि इसमें माइनस और प्लस चार्ज दोनों है, इसलिए। यस बेटा, यस बेटा, क्योंकि वो माइनस लेगा और प्लस देगा। आप ध्यान से देखिए, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और माइनस की तरफ आ रही है। देखो ध्यान से, बड़ा करूं? लो बड़ा कर दे। अब देखो, यस सर। और ये देखो, ये माइनस माइनस है, और ये खाली प्लस है, और ये माइनस। देख रहे हो सब बच्चे? यस सर। और एक सर बात सुनिए। डायग्राम Yes, sir. गलत है सर। कौन सा डायग्राम गलत है? सर यहाँ पे सर ये प्लस के ऊपर पॉजिटिव फील्ड आ रही है। एक मिनट, प्लस पर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक यस मिनट। सर, ये आउटपुट। हाँ ये गलत हो गया यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये बुक में वहीं से गलती होगा, हमने बुक से लिया था एक। ये ठीक कर लो बच्चों, अब ठीक है? विजिबल। अब ठीक है। ये बच्चे ने, किसने बताया मुझे गलत है? सर लक्ष्य। लक्ष्य, आई सैल्यूट यू, सैल्यूट करता हूँ मैं आपको।
बहुत बड़ी बात है, इस तरह पकड़ना चाहिए। लक्ष्य कहाँ है, दिख नहीं रहा मुझे, पहचान कर लेता हूँ आपकी। लक्ष्य, हाथ खड़ा करना अपना। अच्छा ठीक है, लक्ष्य प्रवीण गुप्ता, होशियार बच्चे हो। कहाँ रहते हो आप? सर जयपुर। जयपुर, क्या बात है। पापा क्या करते हैं आपके? सर बिजनेस है। पापा का नाम प्रवीण है? यस सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ऐसे ही आप भी पकड़ सकते हो। अगर आपको कोई एरर दिखती है कहीं नोट्स में तो हो सकती है कि ह्यूमन एरर होती है। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गई। यस बेटा। सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में है तो उसको डाइपोल कहते हैं, बट जब दो सेम चार्जेस होंगे तो उनको क्या कहेंगे? उनको मतलब कोई नाम नहीं होता उनका, तो आप कहोगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज, बट उसको डाइपोल नहीं कह सकते। सर यस बेटा। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा, हालांकि कोर्स में नहीं है। जब एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रखे होते हैं, तो जब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ऐसे, इस तरह, ऐसे, सॉरी ये गलत बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आएंगी, तो इनके बीच में एक जगह होती है जहां पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाते हैं। है? तो वहां डाइपोल। पर डाइपोल के बीच में एक जगह होती है, तो वो कहीं भी हो सकती है, बीच में, बाहर। इसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, चलो भाई, Yes. इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ लो, और मैं आपसे सर इलेक्ट्रिक इससे डाइपोल, रिलेटेड क्वेश्चन कोई हो सकता है? I will send the sheet, question sheet to practice because we have very short time. So क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ सवाल तो नहीं पूछना है, सबको पता होगा ये तो। द कॉम्बिनेशन ऑफ Yes, टू sir. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इसकी डिस्टेंस 2l, तो डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर 2ql। सबको पता होगा ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? तो इसमें, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलाम मीटर। क्या बनेगी? Coulometer. किलोमीटर। चलिए, अब एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, नोट करिए। सर एक क्वेश्चन। हाँ बेटा पूछो। सर जैसे डाइपोल में वो 2l ले लेते हैं ना, तो उसे वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन थोड़े क्वेश्चन में उसे 2l को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, कभी पूरा ले लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या बोल रहे हो दोबारा? जैसे वो अभी डाइपोल में आपने बताया था ना 2l होता है, हाँ हाँ, तो जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी 2l को पूरा इग्नोर कर देते हैं, कभी ले लेते हैं। 12 को पूरा इग्नोर करके डिस्टेंस को क्या लेते हैं फिर वो? टाइम मतलब उसे नेग्लिजिबल मान लेते हाँ, इट डिपेंड ऑन द रीडिंग। अगर मान लो एंगस्ट्रोम में कोई डिस्टेंस, आप सोचो एंगस्ट्रोम में, तो एक एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो अगर एंगस्ट्रोम में डिस्टेंस है तो उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है केस क्या बन रहा है। हैं, तो क्वेश्चन जैसे पे डिपेंड। मैं समझाता हूँ आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। देखो, ये बच्चा ये पूछ रहा है कि सर डाइपोल में डिस्टेंस को कभी तो 12 को पूरी मल्टीप्लाई करके कभी इग्नोर कर देते हैं, उसका रीजन है। देखो ये क्या लिखा मैंने बच्चों, ये क्या लिखा मैंने? Sodium chloride. NaCl. NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। तो आप देख सकते हैं इनमें टक्कर थोड़ी आसपास की है, ज्यादा कमी नहीं है। Yes, sir. इसको आप पाकिस्तान मान लो, इसको इंडिया मान लो। पाकिस्तान उतना छोटा भी नहीं है इंडिया से। लेकिन अगर मैं लिखूं HCl, H प्लस और Cl माइनस, भाई कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका बेचारे का एटॉमिक नंबर 1, इसका 17 गुना बड़ा। तो ऐसे केस में जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, कई बार वो इतनी छोटी होती है कि Cl की रेडियस उससे बड़ी होती है। मतलब क्लोरीन का जो रेडियस है वो बड़ा होता है उनके बीच की डिस्टेंस से। उस केस में हम 12 को इग्नोर कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन NaCl में नहीं होगा ऐसा। NaCl Na भी बड़ा है, Cl भी बड़ा है, तो वहां पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब वो वैल्यू पर डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कौन से है। नहीं अगर कोई दूसरे टर्म्स में दे दिया कि कोई, पता चल जाएगा आपको अगर डिस्टेंस, हाँ न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा आपको, देखिए पता चल जाता है। सो प्लीज नोट डाउन होमवर्क। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सब बच्चे एक डायरी खरीदेंगे छोटी सी, इतनी बड़ी जो पॉकेट डायरी आती है, और उसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखने शुरू करेंगे सारे।
अच्छी अच्छी राइटिंग में। एक तो ब्लैक पेन लेना, एक हाइलाइटर पेन लेना, और उसको हाईलाइट कर करके अच्छी सी एक डायरी बना लो। तो 1 महीने बाद आपके पास एक बहुत जबरदस्त चीज आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इसके 2 केस होते हैं, एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल को हम इक्विटोरियल भी कहते हैं, पता होगा आपको ये बात तो। यस Yes, sir. Yes, sir. इसका फॉर्मूला होता है Yes, E sir. इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम, और इसका होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। ये हाफ होता है इससे, मतलब E इक्विटोरियल जो होता है वो हाफ होता है E एक्सियल का। तो आपको दोनों फॉर्मूले डिराइव करके आने घर से। Okay, sir. और आप Okay, sir. देखिए, क्योंकि हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, वो आज साथ साथ रहते हैं, तो उनको पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं दूसरे से। लेकिन अगर हस्बैंड आर्मी में है, वाइफ घर पे रहती है, तो वहां पर ट्रस्ट काम करता है, ट्रस्ट फैक्टर। अगर वाइफ कह रही देखो जी मैं कपड़े धो रही हूँ, तो हस्बैंड को मानना पड़ेगा। हस्बैंड कह रहा है मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, तो वाइफ को ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो हम भी ऐसे रिलेशन में हैं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको मुझे करके टेलीग्राम करोगे। मेरा टेलीग्राम आईडी क्या है? personal@the_अनुराग तिवारी। और यही मेरी आईडी कहाँ पर है, देखो मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पर यही है मेरी आईडी, इंस्टाग्राम पर यही है, फेसबुक पर यही है, और ट्विटर पे भी यही। तो आप मुझे जहां चाहें कर सकते हो। मैं सबसे ज्यादा फास्ट रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पर, और नंबर 2 पर रिप्लाई करता हूँ मैं टेलीग्राम। इंस्टाग्राम पर होमवर्क भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप मुझे टेलीग्राम पर होमवर्क भेज देना। होमवर्क क्या है? सिंपल, 2 डेरिवेशन करने हैं आपको। अगर आपको नहीं आते तो आप इस नोट्स में से देख के, अपनी बुक में से देख के कर लेना, और फिर दोबारा खुद से करके भेजना होगा। पर भेजना तभी जब आप खुद से करके भेजो। ओके सर। प्रॉमिस कर रहे हो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक, तो मैंने, हाँ बेटा, जो आपने भी रिलेशन बताया था इक्वेटोरियल और एक्सियल में, उसकी तो कोई डेरिवेशन नहीं, वो तो बस एक रिलेशन। नहीं डेरिवेशन है, डेरिवेशन डेरिवेशन है इनकी। आप इनकी डेरिवेशन, आपके पास सबके पास एसएल अरोड़ा बुक है, एसएल अरोड़ा जो आती है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें आपको मिल जाएगा डेरिवेशन। ओके सर। आप बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 1-2 दिन लगेंगे, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उसकी। एनसीईआरटी सबकी बस की बात नहीं होती है पढ़नी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये रिलेशन है जो मैंने डाला है, याद रखना। ई एक्सियल अपॉन इक्विटोरियल, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इक्विटोरियल हाफ होता है एक्सियल से। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ये वाला फॉर्मूला टो बराबर पी साइन थीटा, ये डेरिवेशन करने के लिए आ सकता है। क्या आपको डेरिवेशन आता है वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर आता है। Yes, sir. ये होमवर्क Yes, है, sir. करा दो, करा दूं? यस सर, करा दो। अच्छा लो, 1 सेकंड में करवा देता हूँ। देखो टॉर्क क्या होता है, आपने कभी पंजा लड़ा किसी से? पंजा, यस सर। तो जब आप पंजा लड़ते हो उसी को टॉर्क कहते हैं। या आप दरवाजा खोलते हो तो यू आर अप्लाइंग टॉर्क, या आप टोटी खोलते हो तो आप यू आर अप्लाइंग टॉर्क, आप स्कूटी चला रहे हो तो यू आर अप्लाइंग टॉर्क जब आप मोड़ते हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, इन पर लगेगा फोर्स क्यू ई। अगर क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? क्यू ई। तो फोर्स की वैल्यू क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, कौन सी? ए बी सी। कौन सी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर? बी सी। 2L. बी सी नहीं, 12 नहीं है, 12 तो ये है। और इस ट्रायंगल में थीटा है, तो साइन थीटा होता है पंडित बद्रीनाथ हरर बोले से P/H। और P कितना है? BC, और H कितना है? 12। तो यहां से BC आ जाएगा 12 साइन थीटा। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो यार इस BC की वैल्यू याद Yes, रखो भाई। तो टो बराबर आ जाएगा QE 12 साइन थीटा, और Q और 12 की दोस्ती हो गई। तो Q12 क्या होता है? 12Q क्या होता है? P। तो P. PE साइन थीटा, हैंस रूट। 2 लाइन, ओके सर। 2 लाइन।
मेरे से छोटे डेरिवेशन कोई नहीं करवा सकता, कहीं भी पूरे देश में देख लो, कोई भी टीचर। मैं किसी भी डेरिवेशन को 3-4 लाइन में खत्म कर सकता हूँ और उस पर पूरे नंबर मिलेंगे हम। तो कितने बच्चे कर देंगे इसको? रित शर्मा, बात कर दूंगा। रित शर्मा, निन्याली, कर देते हैं, कर लेंगे सर। Yes, sir. नींद आ रही ना? नहीं सर ठीक है। लग तो रहे हो नींद आ रही थोड़ी सी। जैसे मेरी क्लास में सोना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, बट अच्छा ये बताओ रित, आपके पापा क्या करते हैं? प्रोफेसर है, ओ माय गॉड, किस चीज के प्रोफेसर हैं? होटल मैनेजमेंट। और आपके मम्मी भी जॉब करती हैं? नहीं सर, आप क्या बनना homemaker है। चाहते हो? क्या बनना चाहते बिजनेस लाइन करूंगा इसके बाद तो सोच रहा हो? और आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से? हूं। मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ रित शर्मा? सोचना पड़ेगा सर। अपनी क्वालिटी नहीं समझा पा रहे हो, तो एक महान इंसान की पहचान होती है। चलिए, अब आपको थोड़ी देर तक नींद नहीं आएगी। ये कैफ, टीनू सिंह, इनके कैमरे ऑफ हैं भाई, कैफ और टीनू सिंह के। और संयम को देखो, इश्यूज की वजह से। संयम को देखो, संयम कैसे दिख रहा है, जैसे एलियन झांक रहा हो मंगल ग्रह से। संयम, कहाँ रहते हो आप? सर चंडीगढ़। ओहो, चंडीगढ़। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, तो यार कितना आसान है, याद करने की जरूरत नहीं। देखो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो होता है P sin जब थीटा थीटा 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 90 डिग्री पर, यानी कि जब कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर रखा हो तो उस पर हाईएस्ट टॉर्क लगता है। क्या लगता है? हाईएस्ट। इसको इस तरह समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक गाड़ी है और एक आदमी उसके सामने ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है। सबसे ज्यादा चोट कब लगेगी उसको? ये वाले केस में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हैप्पी बर्थडे होना पक्का है फिर तो जब भी कोई आदमी, मतलब ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, सुसाइड करते हैं तो वो ट्रेन के सामने, जब ट्रेन आती है ना, तो मैंने देखा है सुसाइड करते हुए एक लड़की को, मेरे सामने ही सुसाइड किया उसने, बट मैं उसको बचा नहीं पाया बाई चांस, क्योंकि मैं उससे दूर था थोड़ा। तो लड़की ना ऐसे लेटी हुई थी, देखो ये ट्रेन है और ये 2 पटरी है उसकी, वो ऐसे लेटी हुई थी परपेंडिकुलर, तो बचने का चांस नहीं था। और जब तक मैं गया ट्रेन आ गई थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मान लो गाड़ी, और अब जो बंदा है उसको मान लो डाइपोल। तो जब 90 डिग्री पे होते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है उस टाइम। अच्छा, नेक्स्ट, मिनिमम टॉर्क कब लगेगा? 0 जब डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों, ये पढ़ लेना। ये एक, मैं जिसका नाम बताऊंगा वो पढ़ेगा इसको, जो मैं यहाँ पर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको पढ़ेगा वो बच्चा जिसका मैं नाम बोलूंगा। इसको पढ़ेगी कृष्णा। ये कृष्णा भारद्वाज जो है, हमारी 1 ईयर बैच की बच्ची है जूम पर। कृष्णा पढ़िए प्लीज। There exists a net force and torque on electric dipole when placed in non-uniform electric field. सोचिए, ये लड़की 1 साल वाले बैच में पहले से ही है, पर इसने फिर भी पेड बैच लिया एक महीने का, जबकि आप लोग तो पहली बार आए हो। तो सोचिए, ये मेरे से 1 साल से पढ़ रही है, तो कितना इसको ट्रस्ट होगा कि हाँ सर का 1 महीने का बैच भी लूंगी मैं और इससे मुझे फायदा होगा। तो इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? हाथ खड़ा करिए। ख्याति समझाएगी, ख्याति। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझाइए ख्याति जी। प्लीज फास्ट। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक नेट फोर्स और टॉर्क लगता है जब हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो। आप हरियाणा में रहती हो क्या? हाँ जी। लैंग्वेज से पता चल गया मुझे। तो ये बात समझ में आ गई है। संयम से पूछते हैं, संयम क्या मतलब है इसका, गोले का, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है? संयम प्लीज। पता नहीं। वो तो मुझे पता, तुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली पढ़ तो दे। संयम पढ़ तो इसको क्या लिखा हुआ है। There exists a net force and torque on देखो, electric एक मिनट रुक जा, रुक जा, dipole placed in ठहरो non-uniform ठहरो। ऐसे पढ़ रहा है जैसे इसको फांसी दे रखी हो किसी ने, और ये कोई मतलब जबरदस्ती पढ़वा रहा है। भाई तेरे 12th क्लास में तुझे एग्जाम देना है भाई, थोड़ा मन से पढ़ो यार, ऐसे नहीं, प्यार से पढ़ो भाई, पढ़ो।
इतने स्मार्ट लड़के हो, चश्मा लगा के एकदम साइंटिस्ट लग रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। बोलो पढ़ो। There exists a net force and torque electric dipole when placed in electric. पता नहीं क्या बोल रहा है, इसका नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। तो ये लिखा हुआ है देयर एक्सिस्ट नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म। तो सुनो, अब मैं बताता हूँ क्यों मैं बार बार पढ़वा रहा हूँ इसको, जबकि टाइम की बहुत कमी है। 12:06 हो चुके हैं, फिर भी पढ़वा रहा हूँ। बताता हूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मोमेंट दे रखा है 3 कुछ भी लिख लो 2, थीटा दे रखा है 90 डिग्री, फाइंड टॉर्क। तो बच्चा बिना सोचे समझे PE sin थीटा, P2 E3 sin 91 6 न्यूटन मीटर। सर टॉप कर दिया, मम्मी टॉप कर दिया, घंटा टॉप किया। अबे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क काम नहीं करता है बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा? 0। जब कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है? 0। बच्चे हैं जैसे टीनू सिंह है, संयम है, आपको इतनी भी वो नहीं है सेंस कि अपने फोन को एक किताब के पीछे रख लो भाई। हाथ में पकड़ के फोन बैठे हो यार, सोचो, हाथ में पकड़ के फोन बैठे हो, ध्यान तो फोन हाथ में ही रहेगा फिर सारा। एक किताब लो मोटी सी, फिजिक्स की ले लो, केमिस्ट्री की ले लो, उसके ऊपर फोन रख दो, है ना। और आपको 1 महीने तक पढ़ना हो तो एक ट्राइपॉड खरीद लो छोटा सा, एक टेबल पे रखने वाले ट्राइपॉड आते हैं, अमेजोन से मंगवा लो, 100-150 रुपए का आएगा। तो एक किताब रख लो मोटी सी या कोई भी चीज रख लो, उसके ऊपर रख दो कैमरा। चलो सर Thank you. सर हाँ, सर तो अपन जो डेरिवेशन निकालते उसमें तो अपन यूनिफॉर्म लेते हैं ना। एग्जैक्टली यूनिफॉर्म लेते हैं, लेकिन जैसे देखो कोई कहता है आपसे, एक डेरिवेशन है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये मानते हैं कि वो डाइपोल एक जगह पे रखा हुआ है, उस टाइम पर उस पर टॉर्क लगा हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि एक डाइपोल रखा है ऑलवेज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक ऑलवेज वर्ड लिखा हो, ऑलवेज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 आए। और जो हम टॉर्क, वो जो हम डेरिवेशन निकालते हैं वो यूनिफॉर्म होता है, पर थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सर ये ध्यान, तो सर ये वाली चीज तो पहली बार ही पता लगी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आपको भी समझाता हूँ मैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है? चार्ज से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से जनरेट होता है तो एक चार्ज रखा है यहाँ पर, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगा स्टेशनरी चार्ज का। पर अगर ये चार्ज चलना शुरू कर देगा तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करेगा, और फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा। उस केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम डेरिवेशन करते हैं तो यूनिफॉर्म के लिए ही करते हैं। गेटिंग? तो अगर ऑलवेज यूनिफॉर्म लिखा हो तो आपको 0 करना, नहीं तो नहीं करना फिर भी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछा जाएगा आपसे, उसका फॉर्मूला है वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सेम बात होती है। सोचिए अगर ये टाइम इस टाइम 8 बजे का होता है ना, या 8:15 का, तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ती है अभी, क्योंकि मेरा बैच होता है उसके बाद। पर अब मैं आपको आराम से पढ़ा सकता हूँ, ये फायदा होता है लास्ट बैच पर। तो अगर जैसे कोका कोला वाले कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसे ही हम बोलेंगे आज से पोटेंशियल मतलब वर्क डन। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल मतलब वर्क डन। पोटेंशियल मतलब वर्क डन। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। उस डाइपोल को θ1 एंगल से घुमाकर θ2 एंगल पर लाया गया है। सो हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड? तो द फॉर्मूला इज W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। याद रखोगे? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, θ1 से θ2। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? U बराबर P, चूंकि मैंने आपको बताया था वर्क डन इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक डाइपोल को 90 डिग्री से 0 डिग्री पे घुमाया, मतलब एक डाइपोल परपेंडिकुलर रखा था, उसको घुमाकर पैरेलल कर दिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? -P। अब कई सारी कंपटीशन में डायरेक्ट सवाल आते हैं, अ डाइपोल वाज केप्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय अप्लाइंग फोर्स इट हैज बीन डन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वर्क डन। तो क्या आंसर है? -P। डायरेक्ट याद रखो, -P। ओके सर।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, कौन बताएगा? एनीबॉडी इन द क्लास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Number of electric field Transfer and path from unit perpendicular to a flux closed surface. diagram. Flux through a closed surface normally Total depending number on of the flux. electric field lines passing through closed surface area. वेरी गुड। और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल 5. Five. फाई, वेरी गुड। और इसकी यूनिट क्या होती है? Newton meter square Coulomb Meters square. Coulomb. याद रखना, ऐसा यूनिट पूछेगा, ऐसा यूनिट पूछेगा तो याद रखिएगा इसको। गोस थ्योरम किसको याद है? हाथ खड़ा करो। गोस थ्योरम वेरी इजी। तो लक्ष्य तो दे चुका आंसर। ये उत्कर्ष मिश्रा आंसर दीजिए, व्हाट इज गोस थ्योरम? Sir, I have no clue about it. सर नहीं पता। इतना ईमानदार बच्चा है कि सामने लिखी हुई है फिर भी कह रहा नहीं पता है। गोपाला। सर मुझे भी नहीं पता है, आप बता दीजिए ना एक बार। हाँ मैं बताऊंगा। सर आई नो। किसको पता है? सर मुझे। पढ़ो, मतलब सुनाओ। Sir, the total electric flux through a closed surface when passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to the charge enclosed by the surface. एक वर्ड छोड़ देते हैं हर बच्चे, इसने भी छोड़ दिया और उस वर्ड की वजह से पूरा आपको 0 नंबर मिलेगा, जबकि इसने पूरी डेफिनेशन सही बताई है। एक वर्ड छुटा और पूरा नंबर 0। Charge inside. नहीं, लक्ष्य मुझे लगा आपको पता होगा। और किसी को पता है? एनीबॉडी? जो 1 ईयर बैच वाले वो नहीं बताएंगे, और कोई इसके अलावा? शिवम जाट। And by E0 times. Total number of electric field lines passing through a closed surface area perpendicularly is known as electric flux. Perpendicularly. And Gauss theorem is, according to Gauss theorem, the total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface. Enclosed word बोलना है। कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड टीचर उनको चेक करता है। जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको कीवर्ड पता होते हैं, एक्सपीरियंस होता है उन्हें। वो पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, उनके पास टाइम नहीं होता। एक कॉपी चेक करने के 22 रुपए मिलते हैं। अगर आपकी एक लाइन पढ़ेंगे तो 10 कॉपी चेक कर पाएंगे। तो वो कीवर्ड देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ऐसे एक इनक्लोज दिखा पूरे नंबर, इनक्लोज नहीं दिखा काट दिया, आपकी सारी मेहनत खराब। गेटिंग? यस सर। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं तो वो ज्यादातर बीटेक होते हैं। मतलब आजकल टीचिंग जो एडटेक कंपनी है उनमें बीटेक लोग पढ़ा रहे हैं। और बायोलॉजी कौन पढ़ा रहा है? जो एमबीबीएस कर रखा है किसी ने बीडीएस कर रखा है। तो खैर पढ़ाने में तो कोई रोक टोक नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, बीटेक किस चीज की डिग्री है? Engineering. What they are supposed to do after BTech? Engineering. They should be. And what a BDS should be doing? Dentistry. And what a MBBS should be doing? Physician, gyno, heart, कुछ भी। लेकिन वो क्या रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अरे भैया, अगर तुम्हें पढ़ाना था तो तुमने एक सीट खराब क्यों करी किसी बच्चे की? सोचिए, ये सारी डिग्री पढ़ाने की डिग्री नहीं है, दे आर टीचिंग। जो लड़का बीटेक होता है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है आपको। कोई बीटेक आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है मान लो, चलो अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैं नहीं कहता। लेकिन आप सोचिए बीटेक वाला बंदा फिजिक्स कब तक पढ़ता है? उसने फिजिक्स कब तक पढ़ी है खुद बताओ? अगर मैं बीटेक हूं तो मैं 12th तक सेकंड ईयर तक नहीं, 12th तक बस। जो बीटेक में फिजिक्स पढ़ाते हैं वो एक सेमेस्टर में होती है, वो अलग होती है बिल्कुल, वो ऐसी बेसिक फिजिक्स होती है। मतलब जो बीटेक टीचर होता है वो फिजिक्स केवल 12वीं तक पढ़ता है। जो एमबीबीएस या बीडीएस होगा वो भी 12वीं तक पढ़ेगा। तो उनकी जो नॉलेज है वही आपकी नॉलेज है, सेम। एंड व्हाट इज द टीचिंग डिग्री? टीचिंग डिग्री इज एमएससी बीएड। मतलब यू हैव टू डू एमएससी टू टीच अ 12th क्लास स्टूडेंट। बट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट अगर सरकार बैन करेगी तो सारे इंजीनियर जो बीटेक वाले हैं वो कहेंगे हमें नौकरी दो। तो इसलिए सरकार चुप रहती है। जैसे सरकार सड़कों पर ठेला लगाकर सामान बेचने वालों को नहीं रोक पाती क्योंकि सरकार के पास जॉब ही नहीं है। अब सरकार को लगता है कि इनको रोकेंगे तो भैया ट्रैफिक जाम हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, एक्सीडेंट हो रहे होने दो, ये खड़े तो हैं, अगर इनको नहीं खड़ा होने देंगे तो फिर ये क्राइम करेंगे, बदमाश बन जाएंगे सब।
अरे एक दुकानदार बैठा है दुकान लेकर अपनी दुकान के अंदर, उसके बाहर एक ठेला लगाकर आदमी केले बेच रहा है। अगर आप उसका ठेला हटवाओगे तो क्या करेगा फिर? सोचो, कुछ तो करेगा वो। बात ये तो बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, दीज आर, अगर मैं आपसे ये बात क्यों बता रहा हूँ, जिसको पढ़ाना है मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सबका प्रोफेशन होता है। आप अगर बीटेक करोगे, सुन लो मेरी बात, अगर आप बीटेक करोगे या अपने पापा के पैसे वेस्ट करवा कर आप बीडीएस करोगे या एमबीबीएस करोगे, तो फिर वही बनना जो जिसकी डिग्री है वो इंजीनियर ही बनना। फिर ये मत करना कि एमबीए करके एचआर में चले गए या फिर टीचिंग कर रहे हो, क्या फायदा इससे? बताइए, डिग्री इंजीनियरिंग की है, पढ़ा रहे हो बच्चों को, अजीब है। स्कूलों में पढ़ा रहे हैं टीचर, उसका नुकसान आपको हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो अगर कोई बच्चा गोस थ्योरम भूल जाए, अगर कोई बच्चा गोस थ्योरम भूल जाए तो क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ। ये निशान किस चीज का है? ये वाला इंटीग्रेशन। क्या बात है, लाइन इंटीग्रल। और ये क्या लिखा मैंने? E dot ds that is equal to q upon epsilon naught times. So if you forget the definition, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है according to Gauss theorem। ये सारी चीज क्या है पता है आपको? ये सारी चीज फ्लक्स है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इसलिए लगाया क्योंकि इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अगर लिखा होता खाली E डॉट A तो फ्लक्स होता। अगर लिखा हुआ इंटीग्रेशन तो इसका मतलब होता है टोटल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना किसी चीज को, समेशन, सिग्मा। पहले इसका सिंबल ये था, अब इसका सिंबल ये हो गया। और ये जो गोला बना रखा है इसका मतलब क्लोज सरफेस। एक लड़की बोल रही थी लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन नहीं है। लाइन इंटीग्रेशन आता है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इज वेरी डिफरेंट टू गॉस थ्योरम। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ ये होता है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। समीक्षा सो मत, ध्यान दो पढ़ाई पे। तो लाइन इंटीग्रेशन किसने बोला था, जल्दी बताओ। हु वाज दैट गर्ल जो लाइन इंटीग्रेशन बोल रही थी इसको? नाम बताइए अपना। कोई डरने की बात नहीं है, नाम पूछ रहा हूँ बस, फिर बताऊंगा एक चीज। अब कौन लड़की थी वो जो लाइन इंटीग्रेशन बोल रही थी? अब कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई शर्माने की बात थोड़ी, गलती हो जाती है। ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन नहीं है। अगर आपने लाइन इंटीग्रेशन लिखा तो पूरे नंबर 0 हो जाएंगे आपके। इनका मतलब होता है लाइन इंटीग्रेशन मतलब एक छोटे से dx एलिमेंट का आप कर रहे हो, सरफेस इंटीग्रेशन मतलब क्लोज सरफेस का कर रहे हो। लाइन इंटीग्रेशन वर्ड कहां यूज होता है? एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, चैप्टर नंबर कौन सा? 5वां। तो चलिए अब बच्चों आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आप एक बात बताइए, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, क्या आपको मेरी एनर्जी में कोई कमी लग रही है? No, sir. मैं 30 साल का हूं, आप 17 साल के हो। मैं 30 साल का हूं, आप 17 साल के हो। आप बच्चे हो अभी मेरे सामने और आप सो रहे हो। एग्जाम आपको देने, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, देख लो, काफी चोट है। मैं इसी हाथ से लिख भी रहा हूँ, ये हाथ टिकाना पड़ता है, इसमें पेन होता है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ। और आप लोग नींद में हो। लेकिन जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, क्या आप सो पाओगे उस दिन, बताओ? No, sir. तो बच्चों आज ही जाग लो थोड़ा सा, 1 घंटा, फिर सो जाना आराम से। सोचो, माना कि नींद आ रही होगी, आप छोटे बच्चे हो भी, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ जब। यस सर, गॉस थ्योरम की डेरिवेशन आती है। अरे भाई, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन देख। गॉस थ्योरम होती है E डॉट ds। देखो बच्चों, E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जादू डेरिवेशन, जादू डेरिवेशन। मैं कहता हूँ ना, पूरे इंडिया में मुझसे छोटे डेरिवेशन नहीं करवा सकता। देख लो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? इंटीग्रेशन E डॉट ds। और E क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds। जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले आओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट। और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? ds प्लस ds प्लस ds स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर, क्या बचा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हिमाचल प्रदेश। लो हो गया। सर, ये कूलम लॉ से भी निकालनी आ सकती है? कूलम लॉ से भी निकालनी आ सकती है, पर चांस कम है। वो तो और भी ज्यादा इजी, वो आप, हाँ चलो ठीक है, इसने याद दिलवा दिया पजनी ने।
होमवर्क लिख लो, गोस थ्योरम बाय कूलम्स लॉ, क्योंकि वो 2 लाइन में हो जाएगा। सीएल का मतलब कूलम्स लॉ, ये होमवर्क है। ठीक है, सर इसके अंदर कभी दे दिया कि गॉस थ्योरम को स्पेयर, जैसे अपन इसके अंदर स्पेयर यूज करते हैं डेरिवेशन में, अगर कभी रेक्टेंगल अगर बोल दिया मतलब। मेरे बालक, इसका मतलब आपने डीप नहीं पढ़ा। देखो, कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस रेक्टेंगुलर हो, चलो आप रेक्टेंगुलर छोड़ो, आप इस तरह की सरफेस ले लो, तो हर सरफेस छोटे छोटे स्फेयर से मिलके बनी होती है। हम जो गॉस थ्योरम में डीएस ले रहे हैं, इसका मतलब जानते हो आप, सरफेस कोई भी हो उसका एक छोटा सा एरिया लिया हमने, डीएस। इनको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में पिक्सल। पिक्सल। आप किसी फोटो को गुप्ता जी लेंस से देखना, उसमें छोटे छोटे डॉट दिखेंगे आपको, जिनको पिक्सल बोलते हैं। तो डॉट क्या होते हैं? स्फेयर होते हैं। तो हर सरफेस में स्फेयर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बायोलॉजी वाले बच्चे भी बैठे होंगे, हमारी बॉडी किससे बनी है बायोलॉजी के हिसाब से? सेल से। सेल्स से। और सेल किससे बनी? एटम से। और एटम किससे बने? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होते हैं शेप में? स्फेरिकल। सिंपल, हर चीज स्फेयर से बनी है बच्चे, खुद एटम स्फेरिकल होता है। सो बस ये कुछ चैप्टर खत्म। और ये जो मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, ये पता क्या है? ये है एक होमवर्क और है आपके लिए बस। एक तो आपको गॉस थ्योरम यूज करके एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, देखो ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये करना है आपको। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये उसका है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है प्यारे बच्चों? ये स्फेयर के दे दिए मैंने यहाँ। स्फीयर के अंदर 0 होता है। वेरी गुड। किसी भी स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। जी। ठीक है। और इसी को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। मतलब अगर थंडरिंग हो रही हो और आप एक गाड़ी में बैठे हो और थंडरिंग हो रही है और एक पेड़ भी आपके आसपास एक बिल्डिंग भी है, तो आप क्या करोगे? गाड़ी में रहोगे, पेड़ के नीचे छुप जाओगे, या बिल्डिंग में चले जाओगे? गाड़ी में रहेंगे। गाड़ी में रहेंगे। बस गाड़ी यही के तो अंदर। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि गाड़ी मेटल की बनी है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो अगर थंडरिंग भी होगी तो आप सेफ रहोगे फिर। कभी भूल के भी बिल्डिंग के अंदर मत चले जाना, हीरो बनने के चक्कर में कूद के जाता हूँ लास्ट जंप होगा वो फिर लाइफ का। ठीक है, हजारों लोग मर जाते हैं हर साल थंडरिंग से पूरे वर्ल्ड में। और हमारे देश में सबसे ज्यादा थंडरिंग से लोग कहाँ मरते हैं बताओ? बताओ, पता है आपको? बिहार जो स्टेट है हमारा, बिहार झारखंड, इसमें थंडरिंग से सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है हर साल, बिजली गिरने से। उसका एक रीजन ये भी है, बिहार में अभी भी बहुत सारे घर घास फूस के बने हुए हैं, पक्के घर नहीं है अभी भी वहाँ। तो घास फूस के ऊपर जब थंडरिंग होती है आग लग जाती है और लोग मर जाते हैं। एक रीजन ये भी है इसका। अभी बिहार के बहुत सारे गाँव में आप जाओगे तो वहां पर झोपड़ी में रहते हैं लोग, तो इसलिए वहां पर लोग ज्यादा मर जाते हैं। और खेत में जैसे पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, थंडरिंग हो गई, किसान की डेथ हो गई। तो आप दिल्ली एनसीआर में आओगे, यहाँ पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बिजली तो गिरती है पर लोग बच जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर गिरती है। ठीक है। यस सर। Yes. 12:24, यानी कि 10-15 मिनट लगे थे अटेंडेंस लेने में, 10 मिनट, तो 1 घंटा कुछ मिनट में मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया। समझ रहे हो बात? सो इट टुक लॉट ऑफ आपने तो फील किया होगा कि सर लगातार बोलते ही जा रहे हैं और सर को बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है पढ़ाते हुए। फील किया आपने प्रेशर मेरे ऊपर? जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए कभी करते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी कुछ चाय पीने लगते हैं, वो एक रिलैक्स मोड होता है पढ़ाने का। लेकिन मैं लगातार आपको पढ़ाते ही जा रहा था क्योंकि मुझे एक चैप्टर खत्म करना था। ये चैप्टर बहुत बड़ा था। अब आपको कुछ सवाल पूछना है पूरे चैप्टर के बारे में। ये नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ, ये लो, ये गए आपके पास नोट्स। और मुझे बताना किस किस के पास पहुंचे हैं, जल्दी देखो, ग्रुप में आएंगे टेलीग्राम पे। ये लो, जैसे ही पहुंचेंगे एकदम बताना आ गए सर। सर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब मिलेंगे सर? प्यारे बच्चे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैच में नहीं मिलेंगे, आप
अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, गिव मी सम टाइम। सर न्यूमेरिकल्स 1 मिनट दे दो बस, 1 मिनट। देखो सर आ आप, गए आ गए सर, आ आ गए गए सर। मेरी भी आता है। अब जरा खोल के देखो इसको, फाइल को। खुल गए? ठीक है, अब एक बार देखो जरा यहाँ पर, अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आप देखिएगा जरा। ये क्या खुल रहा है? यूट्यूब, है यस ना? सर। अब देखो, फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, अनुराग त्यागी, क्लास 12। क्योंकि ये चीजें बच्चे बार बार पूछते हैं हर बैच के, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी। अब देखो आपको क्या करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से? पहली वीडियो आपको नहीं देखनी है, 2 साल पुरानी। अपना माइक ऑफ करिए, किस बच्चे का माइक ऑन है? ऐसे मत करा करो, आपका ही टाइम वेस्ट होगा इससे। दूसरी वीडियो 3 साल पुरानी, ये भी नहीं देखनी है आपको। अब आते हैं थर्ड वीडियो पर। इस पे भी, ये सिर्फ मैग्नेटिज्म के 20 सवाल हैं। मैं रात को मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 10 बजे लाइव आता हूँ, पता है आपको बस बात को? यस सर, मैं ज्वाइन भी करता हूँ। आप तो आते हो काफी, मैं आपको जानता हूँ एक्चुअली पर्सनली भी। तो इस फ्राइडे को नहीं आ पाया मैं, क्योंकि इस फ्राइडे को मुझे चोट लग गई थी, थोड़ा पेन ज्यादा हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा आप लिखो मत, क्योंकि आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 10 बजे 12th के क्वेश्चन, एक 1 शॉर्ट सेशन चलता है थ्योरी का, एक चलता है न्यूमेरिकल का, क्वेश्चंस का। सो आई एडवाइज यू टू ऑल, अपार्ट फ्रॉम दिस बैच विच इज पेड, यू हैव पेड rupees 999 या 1000 for this, also try to join that class at 10 to 11 p.m. Monday, Wednesday, Friday. It will give you extra knowledge. And now the question remains कि सर कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से? देखो मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, हाँ, ये वीडियो देख रहे हो आप अनअकैडमी वाली, जिसके 53,000 व्यू हैं। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट sir. टॉपिक। टर्म 1 का मतलब फर्स्ट बुक, पिछले साल टर्म 1 टर्म 2 थे, आपको पता होगा। यस सर। तो ये तो फर्स्ट बुक के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के कौन से एग्जाम्पल करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ। और सेकंड वाली जो वीडियो है मेरे चैनल की है, ये टर्म 2 के लिए, ठीक है? ओके सर, ठीक है। तो बस हो गया काम। इस वीडियो को देखो, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करो। पीडीएफ का इसमें लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना उसको। नहीं मिला मुझे बताना, भेजूंगा आपको। अब तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ चुके हो। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चों? चले? ओके सर। सर डाउट था। हाँ पूछिए प्लीज। सर आपने यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लिखाया PE sin थीटा, और आपने बोला मिनिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे होगा, है ना? सर तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है? टॉर्क वेक्टर होता है, स्केलर होता है? वेक्टर होता है ना सर? तो अब बताओ माइनस वेक्टर का क्या मतलब होता है? आपने सुना कभी माइनस वेक्टर? असल में मैं बताता हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज मिश्रा जी। सर तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे साइन थीटा है तो उसमें उसकी लोएस्ट वैल्यू तो -1 है रेंज में। मैं समझ गया, आप कहना चाह रहे हो कि साइन की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आप उसको क्यों नहीं ले रहे हो, है ना? यस सर। हाँ, असल में मुझे याद आ गई कि मैंने भी ये क्वेश्चन अपने टीचर से पूछा था 10 साल पहले, व्हेन आई वाज इन 12th। तो मुझे थोड़ा इमोशनल सा हो गया, इसलिए आपको क्वेश्चन। असल में मैंने भी ये सवाल पूछा था, सर ने हमारे जवाब नहीं दिया था, चांटा मारा था मुझे, ज्यादा होशियार बन रहा इधर आ। लेकिन मैंने इसका आंसर बाद में ढूंढा रेस्निक हेलिडे बुक से, क्योंकि इसका आंसर ना तो प्रदीप की बुक में, ना सेल अरोड़ा, ना एनसीईआरटी। मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखो असल में भाई बात ये है मिश्रा जी, अगर आप -1 लेते हो, उसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। जब आप किसी वेक्टर को माइनस लिखते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज करते हो, आप उसकी वैल्यू को कम नहीं करते। देखो मैं आपसे पंजा लड़ रहा हूं, ये देखो, ये मेरा प्लस टॉर्क है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड से लड़ूंगा तो ये मेरा माइनस टॉर्क है। तो आपने मेरी वैल्यू को कम नहीं किया, मैग्नीट्यूड उतना ही है मेरा, लेकिन आपने मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी। सो व्हेन यू विल टेकिंग -1 वैल्यू ऑफ साइन, देन यू आर जस्ट चेंजिंग माय डायरेक्शन, नॉट माय मैग्नीट्यूड। यस सर, वेक्टर की थ्योरी में भी पार्ट है। लो अब खुद ही बोल रहा है, देख लो मिश्रा है।
और जब 0 लोगे तो आप 0 कर रहे हो उसको, तो आपने उसकी वैल्यू को एकदम हाई से कहाँ कर दिया, 0। अंडरस्टूड सर। करना ही पड़ेगा, लॉजिक इतना तगड़ा है। मिश्रा जी, जब आप वेक्टर को माइनस करते हो तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो, आप उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं करते हो। तो लोएस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपको मैग्नीट्यूड कम करना है। फॉर दैट वी टेक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो दैट साइन कुड बी रिटन एज 0 एंड द टॉर्क विल बी 0. But I challenge, if you ask this question to your school teachers, so I think most of the teacher will not answer this question, or they will manipulate, or they will scold you, or they will, क्योंकि आजकल मारने का तो फैशन नहीं है, हम तो पिटते थे, हमारे टाइम पे बहुत पिटाई होती थी। तो जब मैंने ये सवाल पूछा तो सर ने बुलाया और 2 चांटे मारे मुझे, एक जोर से एक हल्का। और आपको पता है टीन एज में अगर लड़कियों के सामने पिटाई हो जाए फिर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती पूछने, फिर मैं पीछे बैठना शुरू कर दिया मैंने। और टीचर ही टेक्निक अपनाते हैं, अगर उनको लग जाए बच्चा कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उसको 1-2 बार झंड कर देते हैं, फिर वो पूछता ही नहीं। स्कूल में ऐसा होता है अक्सर। बट आई अप्रिशिएट, जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट क्वेश्चन शुड बी लो। और ये ऐसे क्वेश्चन तभी पूछते हो आप जब आपकी समझ में आती है चीजें। जैसे मिश्रा उसके अंदर डूब गया, भाई साहब इसके अंदर तूफान आ गया होगा, क्या बताया इसने मास्टर ने, माइनस क्यों नहीं ले रहा यार, क्योंकि इसको पता है माइनस वैल्यू तो प्लस से बड़ी छोटी होती है। बट वेक्टर में माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। तो दिस इज अ पेन एंड दिस एप्पल पेंसिल टिप इज वेक्टर हेड एंड दिस इज टेल, so this is plus and this is minus, but velocity is same, 2 meter per second, 2 meter per second, but there is change of direction, not magnitude. Yes sir, understood. Thank you. और कोई क्वेश्चन किसी का? अब Sir. मुझे बताओ यार, अगर हम 8 बजे का टाइम रखते जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद था, तो मैं आपके सवाल नहीं ले पाता, मैं कहता बेटा कल कल कल। अभी सात्विक बैठा, इससे पूछ लो। सात्विक जो बच्चा है 1 ईयर, हाँ सर। जैसे ही बैच खत्म हुआ मैंने एकदम, बच्चे बोलते रहे, मैंने काट दिया उसको। चलो हाँ भाई सर। हो जाओ आप लोग, और सुबह उठकर एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है सर राइट? हाँ एक सर क्वेश्चन आया था पेपर में कि उसमें था स्टेट गॉस थ्योरम। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन किसी का हो टेलीग्राम भेजिए मुझे प्लीज, ठीक ठीक है सर हाँ सर क्वेश्चन नहीं है सर, एक चीज पूछनी थी हाँ प्लीज। सर। इस बार जो सर हमारे बोर्ड हुए थे मतलब फिजिक्स के सर, उसके ना सर मतलब ऐसे बहुत मार्क्स काट रखे हैं सर। उन्होंने बोला कि आपने आंसर सही नहीं दिख रखे, डेरिवेशन सही है और कुछ पॉइंट पर यहाँ मार्क्स काट रहे हैं। तो सर ये थोड़ा आप सर बोर्ड या इसमें बता दो। एग्जाम किसकी बात कर रहे हो? सर हाफ ईयरली हुए थे सर, मतलब आधा कोर्स करवाया था स्कूल ने, उसका टेस्ट ले लिया। कॉपी है आपके पास? हाँ सर है। उसकी कॉपी मुझे स्कैन करके पीडीएफ बना के भेजो। ठीक है सर। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, मैं बता दूंगा उसने नंबर क्यों काट रखे, कैसे काट रखे, आपकी गलती है, टीचर गलती, लेकिन आप टीचर से बहस मत करना। आप ऐसे बोलना, सर गुरुजी आपने काटे तो सही काटे होंगे सर, आप सर बहुत बढ़िया टीचर हो सर। और कभी भी अपने स्कूल के टीचर को ये मत बोलना कि आप ट्यूशन पढ़ते हो। आप कहना, वो कहेगा पढ़ते हो नहीं सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो सर, जरूरत ही नहीं है। लगाया था शुरू में बट छोड़ दिया फिर, क्यों? अरे सर आप क्या टीचर हो सर आप। और लेकिन उससे उसको बोलते हुए हंसना मत, कॉन्फिडेंसली बोलना, नहीं तो समझ जाएगा ये तो भाई फेंक रहा है, छिड़ जाएगा। और कभी भी उससे बहस मत करना, नंबर काट दिए एक बार पूछना, एक्सक्यूज मी सर, मैम ये मार्क्स, मैम एक प्लीज मैम 1 मार्क्स दे सकती है? क्यों? अरे मैम ये थोड़ा सा, तो अगर उसको देना होगा एकदम दे देगी यार, सर होंगे। लेकिन अगर वो कहे ये तुम्हें नहीं पता, ओके मैम थैंक यू मैम, आपने दिया तो कुछ अच्छी बात होगी मैम, आप यू आर एक्सपीरियंस टीचर। क्योंकि भाई ये मार्क्स जो हाफ ईयरली के हैं, प्री बोर्ड के, इनसे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सर वो तो है। Not going to add in your board exam. Final war is there. अरे आपके कितने क्या रिलेशन रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी शादी किससे हुई उससे फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं सर, मतलब इससे ये सीख तो मिल गई कि लिखने का बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम में। ऑब्वियसली अब देखो टीचर कई बार जानबूझ के भी मार्क्स काटते हैं, चिढ़ जाते हैं बच्चों से। जैसे स्कूलों में देखा कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ते तो मार्क्स काट देंगे, आपने कोई बहसबाजी कर दी तब मार्क्स काट देंगे, क्योंकि मार तो सकते नहीं, तो उनके पास वही हथियार है मार्क्स काटने का या आपकी पीटीएम में झंड करने का। 2 हथियार होते हैं स्कूल के पास। लेकिन कभी कभी टीचर जानबूझ के मार्क्स नहीं काटता है, कभी कभी टीचर आपको सबक सिखाने के लिए मार्क्स काटता है ताकि आप बोर्ड में गलती ना करो। देखो अभी भी 10-15% टीचर अच्छे भी हैं स्कूलों में, 10-15%। तो वो टीचर सोचेगा यार ये अभी बच्चा गलती ना करे इसलिए मैं इसको मार्क्स काट देता हूँ, क्योंकि जब मार्क्स कटते हैं तो दिल पे चोट लगती है
और जब दिल पे चोट लगती है तो याद रहता है। और अगर वो आपको अभी मार्क्स दे देंगे तो आप फिर वही गलती बोर्ड में करोगे, ये गारंटी। अब बताइए, अगर मैं मतलब ये कहूँ आपसे कि बच्चों होमवर्क करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों कैमरा ऑफ कर लो, तो पढ़ो। आप में से आधे बच्चे पबजी खेलेंगे बैठ, या कोई इंस्टाग्राम चलाएगा। ये फंडा होता है। सर हाँ सर जो एक क्वेश्चन आया था उसमें था कि पहले तो स्टेट गॉस थ्योरम और दूसरे पार्ट में था कि उसने इनफाइनाइट थिन चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट हाँ, अभी लेंथ तो हैज, यही होमवर्क दिया मैंने तो ये भी। मतलब वो उसी इक्वेशन से डिराइव करता बहुत इजी है, आप एक बार करना, आपसे 1 सेकंड में हो जाएगा वो, और ये नहीं। देखो गोस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है, सुनिए। गोस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है। नंबर 1, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज लॉन्ग वायर। दूसरा शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा गोले का, स्फेयर का। स्फेयर के अंदर 0 होता है, बाहर निकालना पड़ता है। आपको थोड़ी बहुत दिक्कत स्फेयर में आएगी, उसको छोड़ देना, शीट और वायर कर लो, इनमें से एक जरूर आएगा। चलें? सर हाँ सर हमारे से जैसे मैं मीटर बेस रिलेटेड है, स्कूल के टीचर वही क्वेश्चन एग्जाम 5 नंबर का देते हैं, कहते हैं हर साल बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है जो रिलेटेड हो उससे। ये बात सच है। आप बिल्कुल, आपके टीचर सही कह रहे हैं। आपके टीचर का नाम क्या है? हाँ? नाम क्या है अमित टीचर? अमित अमित एक तो उनके पैर छूना जाके स्कूल में, क्योंकि वो टीचर बहुत सही टीचर हैं। दूसरा, ये बात सच है, बोर्ड वालों को पेपर सेटिंग में 10% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देने की परमिशन होती है। और वो इसलिए देते हैं ताकि वो आउट ऑफ बॉक्स वाले बच्चों को ढूंढ सके। मतलब वो ऐसे बच्चे ढूंढते हैं उससे जो बिल्कुल अलग टाइप के बच्चे होते हैं, जो बहुत पढ़ते हैं। हाँ ये बात सच है, 60-70% पेपर बहुत ही बेकार पेपर बनता है, जिसको कोई भी कर सकता है अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ ले। लेकिन बच्चे फिर भी फेल हो जाते हैं, सोचो। क्योंकि बच्चे, भाई 11th तो ऐसे ही निकल जाती है बर्बाद होने में। 11th में बच्चे को हवा लगती है एकदम, 10th के बाद उसको लगता है भाई मेरे से बड़ा हीरो कोई नहीं इस दुनिया में। और 12वीं में बच्चे को थोड़ी अकल आती है, तो तब पढ़ना शुरू करता है वो। ये रहता है। पहले तो आप ठीक है बच्चों, और कोई दिक्कत? जयती को नींद आ रही है, हम जा रहे हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चों, अब Thank you, मिलेंगे sir. हम। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब क्लास Thank होगी you. आपकी, अब सुन लो 1 मिनट। अब क्लास होगी आपकी, क्योंकि मुझे 4 क्लास देनी है। मैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 क्लास लूँ या 4 लूँ, वीक में बताओ। 4 sir. चार सही रहेगा। सर या ऐसा करते हैं, 3 क्लास और एक टेस्ट ले लेते हैं, बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सुनो, आपकी क्लास हुआ करेगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और आपको संडे को टेस्ट भेजा जाएगा टेलीग्राम पे, उसको सोल्व करके आप मुझे भेजोगे ईमानदारी से। बोलो यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। हमारे जूम बैच Yes, का sir. क्या रहेगा दूसरे वाले का? उनको भी इंक्लूड कर देंगे टेस्ट में, आपके बच्चों को भी। सर नहीं, उसका टाइमिंग चेंज होगा क्या? नहीं, अब यही टाइम रहेगा। सर नहीं, जूम बैच का हम लोग वाला, उसका टाइमिंग हाँ, चेंज होगा। उसका टाइम 10 बजे रहेगा। सर तो फिर लगभग क्या टाइम ना? 10 के बाद यहाँ जाना फिर आप। ओके सर। चलो बच्चों, बाय। आई होप यू Bye, लाइक sir. द Thank बैच। you. अगर कहीं किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे, सर मुझे समझ में नहीं आया। नोट्स को अभी मत पढ़ना, सो जाओ दूध पी के हल्दी का। सुबह उठ के पढ़ना, अगर स्कूल जाओगे तो स्कूल से आगे पढ़ना। कैमरा ऑन रखना, 2-3 बच्चे कैमरे ऑफ रखते हैं, जैसे अरिंदम मोहपात्रा। और इसको एक बार पढ़ के न्यूमेरिकल सोल्व करना, एग्जाम्पल्स। Okay, sir. एंड यू विल फाइंड कि आफ्टर 1 मंथ यू विल फील लाइक अ टॉपर इन द क्लास। और हाँ, टीचर से पंगे मत लेना भूल के भी, प्री बोर्ड तक। प्री बोर्ड के बाद कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपको। वंस यू हैव द एडमिट कार्ड इन योर हैंड, बोर्ड वाला, फिर कुछ नहीं हो सकता। प्री बोर्ड तक टीचर से पंगे मत लेना, और पैर छुया करना जेंट्स टीचर के, जेंट्स लड़के, मतलब लड़के तो जेंट्स ही होते हैं। বললাম না আমার আরো 1 ঘন্টা লাগবে। ये कौन सी भाषा है? सर हम तो राम राम कर देते हैं टीचरों को। हाँ, राम राम कर लो या नमस्ते कर लो, कुछ भी, लेकिन एक्सक्यूज मी सर। यस। सो फ्रॉम वेयर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। थैंक यू सर। वेलकम। और कुछ No, sir. इस जाने का मन नहीं कर रहा है?
किस किस का जाने का मन नहीं कर रहा? हाथ खड़ा करना, सच बताना दिल से। आज भी ओपन है उसके। 1 2 3 4। अब ये संयम हाथ खड़ा कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो भैया का? पहले से ने ऐसे किया और जिसको लगा सर तो बैठने वाले हैं फिर ऐसे कर लिया। Excuse me, please. एक्सक्यूज्ड। कैमरा ऑन करो। सर नेटवर्क इश्यूज है कहाँ रहते हो? झारखंड। हाँ, झारखंड में है इशू। हमारी झारखंड की एक बच्ची है हाँ सर, रहती, उसको भी यही दिक्कत रहती है। हाँ जी लेकिन बताइए। सर अब ठीक रहता है। सर एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या? ना 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 ना, छेड़ना भी मत, वो आईटी जेई के लिए है। सर हमारे मतलब अभी बोर्ड के अभी जो हुए थे टर्म, उसमें भी सर आईआईटी लेवल के क्वेश्चन थे सर। एक मतलब तो 30% से ज्यादा बोल सकते हैं। आपका स्कूल थोड़ा स्टैंडर्ड होगा आपके शहर का। दूसरा 10% तक अलाउड होता है, उसका बहाना लेकर स्कूल ज्यादा डाल देते हैं ताकि बच्चे थोड़ा औकात में रहें। जब क्लास में बच्चे बदतमीजी करते हैं तो टीचर पेपर हार्ड बनाता है। नहीं सर, ये हमारे स्कूल के हाथ में ही नहीं होता। हमारे क्या नौ मतलब ऐसे समाज टाइप है, तो इंटर चेकिंग होती है, क्वेश्चन कौन सा भी अलग स्कूल है अलग आपका? टीचरों से। मतलब ऐसे होता है। सर स्कूल स्कूल वाले कौन? तो ये बोलते हैं। अरे पेपर तो टीचर ही बनाएंगे ना स्कूलों के। हाँ मतलब अलग सब अपना अपना क्वेश्चन देते हैं, फिर वो अपने आप से मिक्स होकर आते हैं। कुछ मिक्स नहीं होता। स्कूलों के टीचरों को बुलाया जाता है, उनको सिलेबस दिया जाता है, पेपर बनते हैं, इधर उधर इसका पेपर उसको देते हैं, उसका पेपर उसको दे देते हैं। हाँ वो तो है। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। एक सर हाँ मिश्रा जी। सर मैं बता रहा था, जैसे मेरा केंद्रीय विद्यालय स्कूल, तो उसमें पेपर रीजनल ऑफिस से बन के आता है सर। तो अरे उसमें इस बार मैथ्स के पेपर में सर 2019 का इंटीग्रेशन का एडवांस का क्वेश्चन था। अच्छा, केवी वाले बच्चे जो हैं उनको एक मैं टेक्निक बताता हूँ। आपके ना केवी के बच्चों के लिए पास होना बहुत इजी होता है, नंबर लाना। आपके स्टडी मटेरियल होते हैं केवी के, हाँ सर, वो जुगाड़ कर लो, उनको पढ़ लो, पेपर उससे ही बनता है पूरा तुम्हारा। मंडे को मिलने वाले। बस उसको पढ़ते रहो, या मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो आपको बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, केवी वाले बच्चों के लिए बहुत इजी है, बट केवी के टीचर बहुत संघी होते हैं और वो डरते भी नहीं किसी से, तो थोड़ा बाय बच्चों। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर, बाय थैंक यू सर। सर, Thank you, sir. गुड नाइट।